चरित्रहीन स्त्रियों की अगर 5 बातें समझ गए तो कभी उनके चाल में नहीं फंस पाओगे। नमस्कार दर्शक बंधु, एक बार फिर से आप सभी दर्शक बंधु का बहुत स्वागत है। दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और यही कहानी चरित्रहीन स्त्रियों के ऊपर है। दर्शक बंधु, एक बार की बात है, बंगाल राज्य में एक भद्र से नाम का राजा रहा करता था। उसकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था चंद्रावती। बहराज उसके लिए एक राजकुमार की तलाश करने लगा, किंतु चंद्रावती ने अपने लिए वर तलाश करने के लिए अपने पिता से एक शर्त रखने के लिए कहा था। शर्त ये थी कि जो भी राजकुमार उसके 4 सवालों का जवाब देगा या उसके पिता को 64 के खेल में हरा देगा तो वही उसका पति होगा, और जो भी राजकुमार उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा तो वह उस राजकुमार को कैद करके अपने यहां कारागार में डाल लेगी। दर्शक बंधु, राजकुमारी चंद्रावती की सुंदरता को देख करके बहुत से राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा लेकर के द्वार पर आए थे, पर राजकुमारी के सवालों के जवाब न देने के कारण वो सारे राजकुमार कैद में डाल दिए गए। बेचारे गए तो थे विवाह रचाने के लिए, पर राजकुमारी की कैद में पड़कर उसकी चक्की पीसने लगे। उन कैदी राजकुमारों में एक उत्तर का राजकुमार था, उसका नाम था सुग्रा। वो किसी तरह से राजकुमारी की कैद से निकल गया और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर के जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक दिन राजा धर्मवीर के बगीचे में पहुंच गया। उस दिन राजा विजय सिंह भी शिकार खेलते हुए अपने ही उस बगीचे में आ पहुंचे। राजा ने देखा कि एक जवान लड़का बड़ी ही उदास मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठा है। बहराजकुमार राजकुमारी की सुंदरता को अपनी कविता के माध्यम से बखान कर रहा था। राजा विजय सिंह उस नवयुवक की हालत को देख करके समझ गए कि यह किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। राजा विजय सिंह उस लड़का को धनुष बनाते हुए उससे पूछने लगे कि तुम्हारी इस उदासी का कारण कौन सी स्त्री है, तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा के पूछने पर उस राजकुमार ने अपना सारा हाल कहे सुनाया। उसने राजा को बताया कि बंगाल के राजा भद्रासेन की सुंदर कन्या चंद्रावती के प्रेम में वो पागल है, और जब तक चंद्रावती उसे नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे ही पागल बना घूमता रहेगा। उसने यह भी बताया कि राजकुमारी चंद्रावती के यहाँ मेरे जैसे अनेकों राजकुमार कैद हैं, और उन्हीं कैदियों में से एक वो भी था जो किसी तरह से अपनी जान बचा करके भाग आया था। जो भी उससे विवाह करने की इच्छा लेकर के जाता है तो राजकुमारी उससे 4 प्रश्न पूछती है। जो उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है तो वह उसे अपनी कैद में डाल देती है। राजकुमार की बात सुनकर के राजा विजय सिंह कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, राजा धर्मवीर जैसी गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। उनके पास में एक हीरामन नाम का तोता पला हुआ था। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान और भूत भविष्य को जानने वाला था। राजा विजय सिंह अपने सारे काम उस तोते से पूछकर ही किया करते थे। तो राजा विजय सिंह ने उस तोते से उस राजकुमारी के बारे में पूछा। तब तोते ने बताया कि यह राजकुमार उस राजकुमारी को भूल जाए और इसी में उसकी भलाई है, वरना राजकुमारी के फंदे में पड़कर इस राजकुमार की जान भी जा सकती है। तो राजकुमार उस तोते से कहने लगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार मैं उस राजकुमारी से मिलंग करके ही रहूंगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा। राजकुमार का इस तरह का पागलपन देख करके राजा ने तोते से कहा कि हे तोता, राजकुमार चंद्र के वियोग में मर भी सकता है, इसलिए जैसा भी हो आप इसकी अभिलाषा को पूरा करवा दीजिए, और मैंने भी इस राजकुमार को वचन दिया है कि मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवाऊंगा और मैं उसका दुख दूर करूंगा। इसलिए हे तोता, तुम बंगाल में चले जाओ, राजकुमारी चंद्र का हाल लेकर के आओ। तब तोता कहता है कि हे महाराज, बंगाल प्रांत जादूगर लोगों की नगरी है। यदि उन्होंने मुझे अपने जादू से पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं वहां से वापसी ना आऊं, लेकिन फिर भी तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं बंगाल जा रहा हूं। एक काम करो, तुम मेरे पंखों में मोती पिरो दो, जिसके कारण मैं राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। दर्शक बंधु, इस तरह से तोता के कहने पर राजा ने उसके पंखों में कीमती मोती पिरो दिए और बंगाल में भेज दिया। तोता कई दिनों के बाद उड़ता हुआ बंगाल में जा पहुंचा और राजकुमारी चंद्र की चित्र साड़ी अटारी पर जाकर के बैठ गया। जब राजकुमारी की दृष्टि उस तोता के ऊपर पड़ी तो राजकुमारी उसकी सुंदरता को देखते ही रह गई। तब तोता ने उस राजकुमारी से एक सवाल किया कि हे मृगनयनी, तुम एक बात बताओ, तुम किस कारण से अब तक कुंवारी हो? क्या अभी तक कोई राजकुमार तुम्हारे लिए ब्याहने नहीं आया?
तोता की ऐसी बात सुन करके राजकुमारी ने सोचा, ये तोता जरूर कोई राजा का राजकुमार है और ये मेरा भेद लेने के लिए आया है। राजकुमारी ने सोचा, मैं इस तोते को अपनी बातों में फंसा कर इसे कैद कर लेती हूं। यही सब सोच करके राजकुमारी ने तोता से कहा, विवाह करना मैं भी चाहती हूं। मेरे पिता ने कई देशों में राजकुमारों की तलाश की है, पर ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो मेरे योग्य कोई वर ही नहीं मिलता है। तब तोता कहता है, हे राजकुमार, अगर आप चाहें तो हमारे राजा के यहाँ एक बहुत सुंदर राजकुमार है, तुम उनसे विवाह कर लो। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। वो राजकुमार गुण और बल से भरपूर है। राजकुमारी मीठी मीठी बातों में उस तोता से कहती है कि हे तोता, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा विवाह करवा दी। लो, ये अंगूठी ले जाओ और अपने राजकुमार को दे देना। दर्शक बंधु, तोता जैसे ही अंगूठी लेने के लिए उसके पास में पहुंचा तो राजकुमारी ने झट से उस तोता को पकड़ लिया और उस तोता को मारने के लिए अपनी बांदी को इशारा किया और राजकुमारी अपने हाथ में छुरी लेकर के जैसे ही उस तोता को मारने वाली थी, तभी तोता बात बनाकर के बोला, हे नादान राजकुमारी, तुझे मुझे मार करके क्या मिलेगा? अगर तू मुझे जीवित रखती है तो गुरु गोरखनाथ के द्वारा सीखी हुई संजीवनी विद्या मैं तुझे सिखा दूंगा। आजमाइश करने के लिए तो इस विद्या के द्वारा मुझे मारकर जीवित कर लेना। दर्शक बंधु, संजीवनी विद्या सीखने की लालच में उस राजकुमारी ने उस तोता को नहीं मारा और तोता से कहने लगी कि हे तोता, ये विद्या तू मुझे अभी सिखा दी। तोता कहने लगा, हे राजकुमारी, ये विद्या मैं हमेशा एकांत में सीखता हूं। तुम अपने इन सेवकों को इस महल से बाहर कर दो और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंकूंगा, उसके लिए तुम बड़े ध्यान से याद कर लेना। इस प्रकार से तुम विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी चंद्र भी उस विद्या को सीखने के लालच में उस तोता की मीठी मीठी बातों में आ गई। राजकुमारी ने अपने सेवकों को महल से निकाल दिया और मंत्र सीखने के लिए तोता को अपने हाथों से आजाद भी कर दिया। तोता अपनी चोंच राजकुमारी के एकांत तक ले गया तो तोते ने अपनी चोंच से राजकुमारी के गाल पर ऐसा प्रहार किया कि उसके गाल से रक्त बहने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने अपनी बांदी से कह करके अपना बाजू मंगाया। इतने में तोता वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो तोता कई दिनों के बाद राजा बृजेश सिंह के राज्य में लौट करके आ गया। तोता ने आकर के राजा को बताया कि राजा साहब, राजकुमारी चंद्र जितनी सुंदर है उतनी ही अंदर से मौली भी है। ऐसे तैसे मैं अपने प्राण बचा करके उससे आया हूं। राजा विजय सिंह कहने लगे, चलो जो भी है, जैसी भी है, लेकिन मैंने राजकुमार को वचन दिया है और उसे निभाऊंगा। आगे उस प्रकार के ये खुश रहे या दुखी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इतना कह करके राजा विजय सिंह राजकुमारी चंद्र के पास चल दिया। कुछ दिनों के बाद में जब ये बंगाल में पहुंच गए तो उन्होंने राजकुमारी से सवाल पूछने के लिए कहा। विजय सिंह को अपनी शर्त सुनाए। प्रश्नों के जवाब ना देने पर तुम्हें मेरी शर्तों के बारे में पता है? राजा विजय सिंह ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शर्त सुनकर ही आया हूं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब राजकुमारी राजा धर्मवीर सिंह से कई प्रश्न पूछती है। पहले प्रश्न राजकुमारी का ये था, हे राजन, ध्यान से सुना। को तपस्या तप करे, को नि तो उठ हक नाहे, तो उगले सब रतन को ओ सब रस खाए। दर्शक बंधु, राजा धर्मवीर सिंह गुरु गोरखनाथ के चेले थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के नाम का स्मरण किया और राजकुमारी चंद्र के सवालों का जवाब दिया। हे राजकुमार, धरती स्पष्ट हुई। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन सरोवर पानी बिन, पेड़ बिन दाल उन, पखेरु पंख बिना कौन मौत बिन कल। तब राजा इस प्रश्न का उत्तर देता है, हे राजकुमारी, अपने प्रश्न का उत्तर जरा ध्यान से सुना। मैन सरोवर पानी बिन, धर्म मूल्य बिना दाल, जीव पखेरु पंख बिना, नींद मौत बिन कर। राजकुमारी राजा के दूसरे प्रश्न विषय से भी बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर राजकुमारी ने तीसरा प्रश्न किया, बरखा बरसी रात में भीजियो सब बन राय, राना डूबे इस प्रश्न का भी उत्तर राजा ने बड़े ढंग से दिया। उसे पड़ी थी रात को, भीजियो सब बन राय, घड़ा भरो नहीं आस है, पंछी प्यास हो जाए। इस तीसरे प्रश्न का भी उत्तर बड़ा ही सुंदर था। राजकुमारी खुश हो गई। अब चौथा प्रश्न राजकुमारी ने इस प्रकार किया, नाजुक नारी पिया संग, सोई अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जग के अपने पति को खाए। राजा ने इसका उत्तर दिया कि हे राजकुमारी। राजकुमारी ने एक सवाल और किया,
एक भुजा धरण किया, बैठी गाड़ी डार सब जग, बस में कर लो नहीं अंग में खाल। तब राजा कहता है कि हे राजकुमारी, जरा ध्यान से सुनो। औता सब जग खात है पीछे चक्की में, एक भुजा जे में बनिया जामे झूठी ना। राजा के इस प्रकार उत्तर देने पर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई। शर्त के अनुसार राजकुमारी विजय सिंह से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। राजा भद्रसेन भी राजकुमारी चंद्र का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब राजा विजय सिंह कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी ये शर्त अपने लिए पूरी नहीं की है। तुम तो मेरे लिए एक बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार के साथ में करवाऊंगी, जो तुम्हारे प्रेम में अपना राजपाट छोड़ करके पागलों की तरह जंगल में भटक रहा है। मैंने उसे वचन दिया है। इस प्रकार से राजा विजय सिंह ने उस राजकुमार को बुलवाया और राजकुमारी चंद्र से उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद राजा विजय सिंह को अपने नगर को लौट आए। राजकुमार राजकुमारी के साथ में वहीं रहने लगा। काफी दिनों तक राजकुमार अपनी ससुराल में ही रहत रहा। एक राजकुमार अपने ससुर से विदा लेकर के जहाज पे बैठकर अपने वतन को लौट रहा था। रास्ते में भयंकर दुख गया और जहाज टूट गया। टूट करके बहे उसे पानी में डूब गया। तब राजकुमार शुद्ध एक तख्ते पर बैठकर डूबता उखड़ता हुआ किनारे पर लगा। उधर राजकुमारी भी दूसरे तख्ते पर बैठ करके वो भी दूसरे किनारे पर जा लगी और वो राजकुमार से बिछड़कर भीलों की नगरी में जा पहुंची। भीलों ने उसका सर माल जबर लकर के उसको छोड़ दिया। राजकुमारी चंद्र भूखी प्यासी कई दिनों तक जंगलों में भूखी प्यासी भटकती रही। इस जंगल में एक चित्रकेतु नाम का सौदागर इस जंगल में था। वो राजकुमारी चंद्र की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उधर राजकुमारी भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। राजकुमारी अपने पति का तनक भी ख्याल नहीं आया। सौदागर के साथ में उसके नगर को चली गई। सौदागर भी उसे राजकुमारी को लेकर अपने बगीचे के महल में रहने लगा। उधर राजकुमार भी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए कई दिनों के बाद में उसे चंद्रकेतु के नगर में पहुंच गया। तो उधर राजकुमार ने कुछ पनिहार स्त्रियों के मुंह से सुना कि सौदागर समुद्र के किनारे से एक बहुत सुंदर स्त्री को ले आया है और वो अपने बगीचे में बने हुए महल में रहता है। तब राजकुमार भी पता लगाता हुआ इस बगीचे में जा पहुंचा, जहां जाकर उसकी पत्नी चंद्र से उसकी मुलाकात हो गई। राजकुमार ने तो सोचा था कि इतने दिनों के बाद में मिले हैं, अगर देखेगी तो लिपट जाएगी, पर राजकुमारी ने तो राजकुमार को देखते ही मुंह फेर लिया। राजकुमार को पहचान से इनकार कर दिया। तहजीब दी कि वो यहां से चला जाए, नहीं तो अगर मेरा पति आ गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्राण प्रिया राजकुमारी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर के राजकुमार स्तब्ध रह गया। राजकुमार सोचने लगा, जिसके प्यार में पागल होकर पागलों की तरह भटक रहा, वो तो किसी और पुरुष के फंदे में पड़कर उसको भूल चुकी है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जैसे आग लड़कियों से नहीं लगती, समुद्र नदियों से नहीं अगाता, इस तरह दुष्ट नारियां पुरुषों से नहीं लगती हैं। और दूसरी बात यह है, ऐसी स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जैसे राजा अपने निकट रहने वालों से ही प्रेम करता है, चाहे वो व्यक्ति कोई मूर्ख हो, चाहे परिवार का हो या संभव हो। जैसी लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तुओं से लिपटती हैं, ठीक इसी प्रकार दुष्ट स्त्रियां अपने संपर्क में रहने वाले पुरुष से ही प्रेम प्रदान करती हैं, चाहे वो व्यक्ति कुरूप हो, दुष्ट हो, चाहे मूर्ख हो। और तीसरी बात यह है, जो दुष्ट स्त्रियों के विषय में कही गई है, कि अगर एकांत में कोई कुरूप चाहने वाला भी मिल जाए तो दुष्ट स्त्रियां उसे सहज ही स्वीकार कर लेती हैं, पर कष्ट सहकर रूपवान मिलने वाले अपने पति को भी स्वीकार नहीं करती हैं। और चौथी बात यह है, दुष्ट स्त्रियों के लिए एक खास बात और होती है। यदि कोई पुरुष उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वो उनके लिए प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर रहता है। तो दुष्ट स्त्रियां उसके साथ में इस प्रकार खेलती हैं जैसे पंखहीन पक्षी के साथ में कोई बच्चा खेलता है। वे उसे ठीक से भाव नहीं देती हैं। और पांचवी बात यह है, ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती हैं जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि ये मुझ पर दिलो जान से आसक्त है। जब उन्हें यह पता लग जाता है कि ये मुझ पर दिलो जान से मरता है तो वे उसे ठीक इस प्रकार रखती हैं। दर्शक बंधु, वो महल त्याग करके वहां से लौट आया और अपने राज्य को चला गया। अपने राज्य में खुशीपूर्वक रहने लगा। दर्शक बंधु, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शक बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम।